सोचिए अगर हम क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए सूरज को ही थोड़ा डिम कर दें। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का आइडिया लगता है ना, लेकिन ये एक असली आइडिया है जिसे वैज्ञानिक बहुत गंभीरता से स्टडी कर रहे हैं। इसे कहते हैं स्ट्रैटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन। पर सवाल यह है कि क्या ये वाकई एक समाधान है या फिर अपने साथ कुछ ऐसे खतरे लाता है जिनके लिए हम शायद तैयार ही नहीं हैं। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। और यही वो बड़ा सवाल है जो सोलर जियो इंजीनियरिंग की पूरी बहस के सेंटर में है। मतलब कल्पना कीजिए कि हम जानबूझकर सूरज की कुछ गर्मी को वापस स्पेस में धकेल दें ताकि धरती का बढ़ता हुआ तापमान काबू में आ सके। ये सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है, पर असल सवाल ये है कि इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। तो ये साए आखिर है क्या चीज? आसान भाषा में समझें तो ये हमारे वायुमंडल के बहुत ऊंचे हिस्से, जिसे स्ट्रैटोस्फीयर कहते हैं, उसमें सल्फेट जैसे छोटे छोटे कणों का छिड़काव करने जैसा है। ये कण एक बहुत बड़े शीशे की तरह काम करेंगे और सूरज की गर्मी को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देंगे। समझ लीजिए कि हम एक तरह से एक आर्टिफिशियल ज्वालामुखी बना रहे हैं जो धरती को ठंडा रखने के लिए एक नेचुरल सनशेड तैयार करता है। लेकिन कहानी सिर्फ धरती को ठंडा करने पर ही खत्म नहीं होती। असल में बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जैसे ही ये कण वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, वो जमीन का तापमान बदलने से बहुत पहले ही हमारे मौसम के सिस्टम पर असर डालना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर हाल की रिसर्च कुछ बहुत जरूरी और चिंताजनक बातें सामने लाती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इन असर को फास्ट रिस्पॉन्स या तेज प्रतिक्रियाएं कहा जाता है। इसे समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कमरे को ठंडा करने के लिए एसी चलाया जाता है, लेकिन कमरा ठंडा होने से पहले ही एसी चालू होते ही हवा की नमी को तुरंत बदल देता है। एसआई भी हमारे वायुमंडल के साथ कुछ ऐसा ही करता है। मतलब अपना मेन काम शुरू करने से पहले ही ये हवा में तुरंत दूसरे बदलाव लाना शुरू कर देता है। तो वैज्ञानिक इन तेज रिएक्शंस के बारे में पता कैसे लगाते हैं? इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं बेहद पावरफुल कंप्यूटर सिमुलेशंस का। ये मॉडल्स असल में डिजिटल पृथ्वी की तरह हैं, जहां वैज्ञानिक समुद्र की सतह के तापमान को फिक्स रखते हुए एसआई के असर को टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से वो सिर्फ उन फास्ट रिस्पॉन्सेस को बाकी असर से अलग करके देख पाते हैं। और इन सिमुलेशंस से जो पहली और सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई, वो बारिश के पैटर्न पर पड़ने वाले सीधे असर से जुड़ी है। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है जिसकी शुरुआत वायुमंडल में बहुत ऊपर होती है और इसका अंत जमीन पर कम बारिश के रूप में होता है। तो चलिए इस पूरे चेन रिएक्शन को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये एरोसॉल्स सूरज की एनर्जी को सोखकर स्ट्रैटोस्फेयर को गर्म कर देते हैं। अब होता क्या है कि ये गर्म हवा की परत एक ढक्कन की तरह काम करती है, जो नीचे की हवा को ऊपर उठने से रोकती है। बादल बनने के लिए नम हवा का ऊपर उठना जरूरी होता है, लेकिन इस ढक्कन की वजह से ये प्रोसेस कमजोर पड़ जाता है। नतीजा, बादल कम बनते हैं, और कम बादल का सीधा मतलब है कम बारिश। ये ग्राफ उस चेन रिएक्शन के पहले कदम का समझिए एक सीधा सबूत है। ये दिखा रहा है कि वायुमंडल में अलग अलग ऊंचाई पर तापमान कैसे बदलता है। ये जो ऑरेंज जोन दिख रहा है, ये ठीक वही जगह है जहां एरोसोल की परत मौजूद है, और हम देख सकते हैं कि ये बाकी वायुमंडल के मुकाबले कितना ज्यादा गर्म हो गया है। और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। तो इस पूरे चेन रिएक्शन का असर आखिर कितना बड़ा है? औसतन 2 सबसे भरोसेमंद सिमुलेशंस ने ट्रॉपिकल इलाकों में बारिश में 2.1% की कमी दिखाई। अब 2.1% सुनने में शायद बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन जरा सोचिए उन इलाकों के बारे में जहां करोड़ों लोगों की खेती और उनका जीवन पूरी तरह से बारिश पर निर्भर करता है। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो सीधे उनकी जिंदगी पर असर डाल सकता है। और अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे पेचीदा, सबसे अनसुलझे हिस्से पर, बादल। जब एसआई के सटीक असर का अंदाजा लगाने की बात आती है, तो बादल सबसे बड़ा सवालिया निशान बन जाते हैं। हमारे सबसे अच्छे कंप्यूटर मॉडल्स भी उनके बर्ताव को पूरी तरह से समझने में स्ट्रगल करते हैं। ये स्लाइड हमें साफ साफ दिखाती है कि अलग अलग कंप्यूटर मॉडल्स कितने अलग अलग जवाब दे सकते हैं। हर रंग की लाइन एक अलग भविष्यवाणी है, और ये जाहिर है कि उनमें कोई सहमति नहीं है। कुछ मॉडल्स ज्यादा गर्मी दिखाते हैं तो कुछ कम। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि मॉडल बादलों की कॉम्प्लेक्स फिजिक्स को कैसे समझते हैं। ये आज भी साइंस की एक बहुत बड़ी पहेली है। और मामला तब और भी ज्यादा उलझ जाता है जब हम इस एक सिमुलेशन को देखते हैं।
इस ग्राफ में एक सिमुलेशन ने तो बारिश में 1.1% की बढ़ोतरी की भविष्यवाणी की, जो बाकी सारे मॉडल्स के बिल्कुल उलट है। ये दिखाता है कि हमारी भविष्यवाणी कितनी नाजुक है। मॉडल में एक छोटा सा बदलाव और नतीजा पूरी तरह से पलट सकता है। अच्छा, अब बारिश और बादलों से हटकर जरा हवाओं की बात करते हैं। पहले एक चिंता ये थी कि साए शायद ट्रॉपिकल इलाकों में हवा के बड़े बड़े सर्कुलेशन पैटर्न को कमजोर कर सकता है, लेकिन ये रिसर्च हमारी समझ को बदलती है और कहानी में एक दिलचस्प मोड़ लाती है। तो पुरानी सोच ये थी कि साई सीधे सीधे हवा के बहाव को धीमा कर देगा, लेकिन इन नए मॉडल्स का एनालिसिस कुछ और ही कहानी बताता है। जब सिर्फ फास्ट रिस्पॉन्स पर ध्यान दिया जाता है, मतलब जमीन के तापमान में बदलाव के बिना, तो हवा के बहाव पर कोई खास सीधा असर नहीं होता। और ये ग्राफ इस बात को एकदम साफ कर देता है। पीली लाइन हवा का नॉर्मल पैटर्न है, लेकिन ये जो ऑरेंज लाइन है, जो एसएआई का असर दिखा रही है, वो देखिए लगभग सपाट है, फ्लैट है। इसका मतलब है कि हवा की गति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। ये साइंस की खूबसूरती है, कैसे नए सबूत हमारी पुरानी समझ को बेहतर बनाते हैं। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो हमें क्या तस्वीर मिलती है? ये हमें एसएआई की भविष्यवाणी से जुड़े जोखिमों के बारे में एक साफ और निर्णायक संदेश देती है। तो चलिए फटाफट से मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। 1. यह तय है कि एसएआई औसतन ट्रॉपिकल बारिश को कम करेगा। 2. अलग अलग इलाकों में इसका असर बहुत अलग अलग हो सकता है। 3. बादल हमारी भविष्यवाणी करने की क्षमता में सबसे बड़ी रुकावट है। और आखिर में, भले ही हम तकनीक को एडजस्ट करके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने की कोशिश करें, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह काम करेगा ही। और आखिर में, ये शब्द किसी और के नहीं, बल्कि सीधे इस रिसर्च को करने वाले वैज्ञानिकों के हैं। उनका निष्कर्ष एकदम साफ है। अगर हम जल्द ही साई को लागू करते हैं, तो हम एक ऐसा दाव खेल रहे होंगे जिसके नतीजों का, यानी बारिश और पानी के साइकिल पर इसके असली असर का हमें खुद भी अंदाजा नहीं है। और ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है। और ये हमें इस आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक समस्या को तो हल कर सकती है, लेकिन साथ ही अप्रत्याशित रूप से दूसरी, शायद उतनी ही बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है, तो क्या ये सच में आगे बढ़ने का सही रास्ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है।